Yes, ma'am. Okay. So let's continue with the chapter. Good evening, Ruchika. Good evening, everyone. चलो, अब चैप्टर में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा पोर्शन कंडक्टेंस का है, बट इम्पोर्टेंट पोर्शन है. तो हम यहाँ पे जो टॉपिक अब पढ़ रहे हैं, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द डाइल्यूशन ऑन द कंडक्टेंस. इफेक्ट ऑफ द डाइल्यूशन ऑन द कंडक्टेंस. इस टॉपिक का मतलब क्या बना? इफेक्ट ऑफ द डाइल्यूशन ऑन द कंडक्टेंस. डाइल्यूशन किसको बोलते हैं? वाटर एडिशन है ना? Yes, ma'am. इतना तो पता है सब बच्चों को. अगर मैं डाइल्यूशन वर्ड यूज करूँ कि क्या मतलब है इसका, यानी कि आप उसमें क्या कर रहे हो? वाटर ऐड कर रहे हो. अच्छा, वाटर ऐड करने से कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज, है ना? Decrease. डिक्रीज हो जाएगी. आप इसको ऐसे सपोज करो ना कि आपने कुछ बनाया, कोई सॉल्यूशन बनाया, घर पे चाय बनाई, कुछ लिक्विड बनाया सॉल्यूशन. वो आपने कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाल के, अगर इफ यू हैव प्रिपेयर्ड द टी तो फिक्स अमाउंट ऑफ टी, मिल्क, शुगर डाल के बनाया होगा. बट अगर आप उसमें पानी डाल दोगे, सोल्यूट उतना ही रह रहा है, ठीक है, तो क्या बोलोगे आप उसे? वो कैसा हो गया? आप उसे बोलोगे कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई, है ना? तो कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन इनवर्सली है. कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो डाइल्यूशन कम होगी, डाइल्यूशन ज्यादा होगी तो कंसंट्रेशन कम होगी. चलो, एनी हाउ, या इनडायरेक्टली आप ऐसे बोलो कि डाइल्यूशन को बहुत करने से, पानी डालने से आप कंसंट्रेशन को कम करते हो. तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द कंडक्टेंस में हमने कितने तरह की कंडक्टेंस पढ़ी है? पहले तो ये सीख लो. हमने एक तो सिंपल कंडक्टेंस पढ़ी है, और एक बात और, जो सिंपल कंडक्टेंस है ना, उसको भी कई बार एग्जामिनर कंडक्टिविटी लिख देता है. तो आपको मिसनॉमर है ये, कोई इसमें टेंशन नहीं लेनी है. आपको सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद यूनिट करनी है, और स्पेशली कंडक्टेंस यूनिट से चेक करनी है. तो जो आपके पास कंडक्टेंस है, स्पेशली जिसको तुम जी लिख के आए हो, तो कभी कभी उसको वो न्यूमेरिकल में वो भी लिख देगा, कंडक्टिविटी भी. और एक आपके पास होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस. जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना, उसको हम कप्पा बोलते हैं. तो एक कंडक्टेंस हो गई, एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गई कप्पा, और एक थर्ड क्या हो गई आपके पास? मोलर कंडक्टेंस. तीन टाइप की कंडक्टेंस हैं. मोलर के साथ में इक्विवेलेंट भी लिख देती हूँ, पर इक्विवेलेंट एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, ठीक है, पर इफेक्ट उसका वही आता है जो मोलर का आता है. कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, और नेक्स्ट आ गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ गई आपकी लैम्डा EQ. तो ये 4 टाइप की कंडक्टेंस हो गई बेसिकली. अब इनमें से पहले तो मैं आंसर लिख देती हूँ, उसके बाद करेंगे डिस्कशन. जो आपका G है, जो आपका लैम्डा M है, और जो आपका लैम्डा EQ है, इनके नेम मैंने साथ में लिखे हुए हैं. ऑल दीज इंक्रीजेस विद द डाइल्यूशन. ठीक है, ये पानी डालने से बढ़ते हैं. फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो चाहे आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, चाहे आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, उन सभी में जी, लैम्डा एम एंड लैम्डा EQ, ये तीनों बढ़ेंगे जब आप उसमें डाइल्यूशन करते हैं. तो फिर बचा कौन सा? स्टार पॉइंट बन गया तुम्हारा कप्पा. कप्पा क्या है? ये तुम्हारा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस. स्पेसिफिक कंडक्टेंस बेसिकली क्या होती है? दैट डिक्रीजेस विद द डाइल्यूशन. स्पेसिफिक कंडक्टेंस पानी डालने से क्या हो जाती है? कम हो जाती है. दैट बेसिकली डिक्रीजेस विद द डाइल्यूशन. अब क्वेश्चन ये, पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन नीट में जो पूछा जा सकता है
कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस पानी डालने से, डाइल्यूशन करने से बढ़ती है या घटती है, तो आपका आंसर आ गया घटती है। डिक्रीज। ठीक है, अब इसका रीजन भी पूछा जा सकता है कि इसका कारण क्या है दोनों वाले केसेस में, वाई। तो जो तो आपका जी है या लैम्डा एम है या लैम्डा इक्यू है, ये जितनी भी तुम्हारी टाइप की कंडक्टेंस है ना, ये डिपेंड क्या करती हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, और विद द डाइल्यूशन क्या होते हैं, एंड द मोबिलिटी ऑफ द आयंस, कोई कितनी तेज भागता है। कई बार आयन तो दोनों के सेम होते हैं, कोई तेज भी भागते हैं। तो एंड विद द डाइल्यूशन the number of the ions and mobility of the ions, ये इंक्रीज हो जाती है, बोथ इंक्रीजेस। ठीक है, नंबर ऑफ द आयंस भी इंक्रीज हो जाते हैं और मोबिलिटी ऑफ द आयंस भी इंक्रीज हो जाती है। क्या करने से, आपके जी लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू जो है, मतलब पानी डालोगे तो बहुत ज्यादा आयन फर्निश होंगे। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो पहले ही 100% डिसोसिएट हो गया है, उसके केस में फिर वो तेज भागेंगे। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर हो गया। अब ये जो आपका कप्पा है ना, जिसको आप बोलते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन जो है ना, वो एक यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस होती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में जितने भी आयंस हैं उनकी जितनी कंडक्टेंस है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पूरे सॉल्यूशन में ज्यादा आयंस आ गए तो मोबिलिटी ज्यादा हो गई तो वो बढ़ जाएगी। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशंस पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी कंडक्टेंस है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, अब आप देखो ना, आपने ये बीकर रखा है, पहले आपके पास इसमें आते थे 10 आयन, अब आपने इसमें यहाँ तक पानी भर दिया, तो अब क्या 10 आएंगे, अब कितने आएंगे, 10 से कम आएंगे ना। पहले तुम एक छोटी यस क्लास मैम। थे तो एक कोने में ज्यादा बच्चे थे, अगर तुम बड़ी हॉल में बैठ जाओ तो एक कोने में कितने होंगे, कम होंगे पहले से, अब तो कम। आप स्कैटर हो जाओगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, as a result of the dilution number of ions per unit volume decreases so as the kappa, इसलिए कप्पा भी डिक्रीज हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार तो वो सिंपल ऐसे ही पूछ लेता है, कौन घटता है कौन बढ़ता है, तो जो घटता है जो बढ़ता है वो तो आप सीधा लगा दोगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले नंबर ऑफ आयंस वगैरह पे डिपेंड करते हैं, मोबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। और इस वाले केस में स्पेशल थिंग है, इस वाले केस में स्पेशल थिंग ये है कि यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस है उस पर डिपेंड करता है। चलो आप थोड़ा सा एक टॉपिक इसको थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं कि वैसे आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस होते क्या हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस, तो पिछले वाला मैंने पहले करा दिया डाइल्यूशन वाला, क्योंकि यही मेन है, इसी से ही क्वेश्चन लगता है, इसलिए उस पर्सपेक्टिव से सारा करा दिया ये। अभी इसकी और डिस्कशन होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस में सबसे पहले तो आपके पास आएगा नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्या है, देखो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एक आपका कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटे, और एक आपके कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इन दोनों की कहानी अलग अलग है। जो तो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता, ये फुली डिसोसिएट हो जाते हैं, फुली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें पढ़ाया था अल्फा, इनके लिए
ये अल्फा 1 होता है। अल्फा की मतलब होती है नंबर ऑफ द आयंस कितने हुए हैं फॉर्म, नंबर ऑफ द आयंस फॉर्म्ड आफ्टर द डिसोसिएशन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ आयंस। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है इसके लिए। और जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, weak electrolyte do not dissociate completely, that do not dissociate completely, ठीक है। और इनके लिए जो अल्फा फैक्टर है वो लेस देन 1 आता है, ठीक है। तो बहुत सीधी सीधी सी कहानी है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है फुली जो डिसोसिएट हो रहा है उसमें मोर नंबर ऑफ आयंस होंगे, यस और नो, Yes, ma'am. है ना, इसमें मोर नंबर ऑफ आयंस होंगे। और इसमें कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ आयंस होंगे। और जो भी आपकी कंडक्टेंस है वो किसके लिए डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पे भी तो डिपेंड करती है ना। Yes. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोर नंबर ऑफ आयंस है तो इसकी होगी मोर कंडक्टेंस, और लेस नंबर ऑफ आयंस है इसमें क्या होगी, इसकी लेस कंडक्टेंस। तो ये तो पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये है कि आपके पास टेम्परेचर, हाँ जी, टेम्परेचर का क्या रोल है। मैम देखो प्रीवियस स्लाइड। हाँ प्रीवियस स्लाइड तो दिखा देती हूँ, पर टेम्परेचर का रोल ना कोई ऐसा फिक्स नहीं है। अब देखो वैसे तो हमेशा इन द जनरल, कोई बहुत एक्सेप्शंस क्वेश्चन को छोड़ के, इन द जनरल जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ज्यादा मिलती है वैसे ही आपके मॉलिक्यूल्स को भी ज्यादा एनर्जी मिलती है और मॉलिक्यूल्स तेज भागने लग जाते हैं। जब आपके मॉलिक्यूल्स तेज भागेंगे तो अपने आप आयनिक मोबिलिटी होगी, ठीक है ना, उनकी बढ़ेगी। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बहुत कम कुछ ऐसा केस आ जाएगा रिवर्स वाला, अदरवाइज इस चैप्टर में जो यूज होगा वो इंक्रीज ही है। पर इस चैप्टर में टेम्परेचर वाला फैक्टर आना भी नहीं है, इन जनरल बता देती हूँ। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर यानी कि हीट कर रहे हो ना, फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, चाहे आपके वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और द वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। आयोनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस, तेज भागेंगे, है ना, आयोनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस। पर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी है, मैंने लिख तो दिया आयोनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है, सो एज द कंडक्टेंस। पर प्रॉब्लम ये है कि कई बार तेज भागने से करंट नहीं कंडक्ट होता, वो आपस में कोलाइड करने लग जाते हैं जैसे वायर में होता है, तो उस केस में फिर डाइल्यूशन करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको जर्नल में मतलब आई वुड प्रेफर कि ये एक्सेप्शन में जा रहा है, इस चैप्टर में इसका कोई यूज नहीं है, तो एक लाइन में वाइंड अप करते हैं कि कंडक्टेंस इंक्रीजेस बाय हीटिंग, बस, इंक्रीजेस बाय हीटिंग इन जर्नल। मैम प्रीवियस स्लाइड। अच्छा रुको, मैम इससे नेक्स्ट वाली। नेक्स्ट वाली, और मतलब और पीछे जाना है, ये कह रहे हो। मैम टेम्परेचर वाली। अरे वो तो वाली। अभी आएंगे ही ना, उस पे तो आना ही है, यही वाली है, वो वाला मैंने हटा के यही किया है, यही स्लाइड है इसके बाद, मतलब पहले ये है फिर उसके बाद ये है, ठीक है। चलो अब तीसरा फैक्टर है इसमें डाइल्यूशन, इस पे आता है सारा काम, डाइल्यूशन, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ डाइल्यूशन, as a result of dilution conductance increases, पर ये स्पेसिफिक नहीं होती, बाकी वो मैंने तुम्हें पीछे बता दिया। कंडक्टेंस इंक्रीजेस फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, पर रीजन डिफरेंट डिफरेंट है। बहुत सारे बच्चों को ये ऑब्जेक्शन होता है
कि मैम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले ही पूरे टूट गए हैं, तो फिर पानी डालने से उनकी कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है? वीक की तो इसलिए बढ़ती है कि वो नंबर ऑफ आयन ज्यादा फर्निश करते हैं। तो इसी का आंसर, बहुत बहुत रिसर्चेस हुई हैं इस पे, डिवाई हकल ने भी थियरी दी है जिससे इसका आंसर आता है। तो देखो क्या होता है ना, मैं इसको अलग अलग करके समझा देती हूँ कि अगर आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें पानी डालने से क्या होगा? विद द इंक्रीज इन द डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, with the increase in dilution number of ions increases, ठीक है, that is अल्फा increases, है ना, अल्फा इंक्रीज हो जाता है। तो आप इसको ऐसा मान के चल लो भाई, क्या कहते हैं इसे, कि जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा ना, जैसे मैंने एसिटिक एसिड ले लिया मान लो, अब एसिटिक एसिड में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, जैसे CH3CO नेगेटिव एंड H+। अब मान लो एसिटिक एसिड पहले 60% डिसोसिएट होता है, ठीक है। अगर ये पहले 60% डिसोसिएट होता है तो हमने इसमें क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया। तो 60% डिसोसिएट होता है तो ये आयन कितने मिलेंगे, 60 मिलेंगे, तो ये कितने मिलेंगे फिर 40 मिलेंगे, तो 40 तो टूटे ही नहीं। तो जब हमने क्या किया, जब हमने इसमें डाइल्यूशन कर दी, तो मान लो ये 75% डिसोसिएट हो गया, तो 75% डिसोसिएट हो गया, तो ये आयंस कितने बन गए, 75 तो ये अब कितना बच गया, 20। 25। तो इसका ये मतलब है कि इसमें अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो अल्फा किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ द आयंस फॉर्म्ड अपॉन टोटल, है ना, स्ट्रॉन्ग के लिए तो 1 ही होता है, नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड अपॉन द टोटल आयंस, ठीक है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इंक्रीजेस विद द डाइल्यूशन। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का आंसर है। पर कभी भी तुम ना 100% नहीं कैलकुलेट कर सकते ये, क्यों, तुम जितना मर्जी पानी डाल लो 75% टूटने के बाद वो कभी और ज्यादा टूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की एक स्पेशलिटी है, समझे मेरी बात को या नहीं? यस मैम। ठीक है, तो जब एक ग्राफ बनाया गया ना, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द कंडक्टेंस किया गया, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द कंडक्टेंस, ठीक है, तो हमारे पास ये किरचॉफ्स है इक्वेशन से। तो इस साइड पे लैम्डा एम ले लिया, ग्राफ बनाया, इस साइड पे रूट ऑफ सी। अब राइट साइड पे क्या बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन, तो लेफ्ट साइड पे क्या बढ़ेगा, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन। तो यहाँ पे C अप्रोचेस टू 0 है, तो जो C अप्रोचेस टू 0 होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब इतना ज्यादा पानी डाल दिया कि कंसंट्रेशन ना के बराबर है, ठीक है। ये जो इसका ओरिजिन पॉइंट है। अब क्या होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखो ग्राफ कैसा आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ कुछ ऐसी अपोजिट J कर्व आती है, ठीक है, इस तरह की कर्व आती है इसमें। अब ये जो कर्व है ना, कभी भी इस वाली लाइन को टच नहीं करेगी क्योंकि ये सीधी चली जाती है, मतलब ऐसा मूर्ति नहीं है, ये ऐसी ही है, सीधी है। तो इसका ये मतलब हुआ, ये मैंने बहुत ज्यादा कर्व बना दिया, थोड़ा सा आप हल्का कर्व भी दे सकते हो, कौन सा बना के दिखानी है वहां पे, इट इज जस्ट लाइक कि ऐसे। तो अब क्या होगा, ये मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड है, उसके लिए कर्व है। तो जैसे जैसे तुम डाइल्यूशन कर रहे हो तो देखो कंडक्टेंस तो बढ़ रही है ना, हल्की हल्की, ठीक है। यस मैम। तो पर ये कर्व इसके साथ टच नहीं करती है। वो क्यों नहीं टच करती है इसके साथ, क्योंकि 100% इलेक्ट्रोलाइट कभी आपका डिसोसिएट ही नहीं होगा, एज वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी डिसोसिएटेड, cannot be dissociated completely। ये इक्वेशन अगले पेज पे आएगी, cannot be dissociated completely, so lambda m नॉट, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम कंडक्टेंस, अगर मैक्सिमम आयंस नहीं बनेंगे तो मैक्सिमम कंडक्टेंस कैसे आएगी, so the maximum molar conductance cannot be calculated, maximum molar conductance cannot be कैलकुलेटेड। मैक्सिमम कंडक्टेंस तुम कभी भी इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो या तो इसको लैम्डा एम नॉट को मैक्सिमम बोल लो या लैम्डा एम इन्फिनिटी बोल लो। इसको कई बार किताबों में लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी भी लिखा होता है। तो दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस।
So this is called as a limiting molar conductance. ठीक है, ये cannot be calculated from the graph. Cannot be calculated from the graph for weak electrolyte. For the weak electrolytes. ठीक है, तो ये तो बात हो गई उसकी. अब आ जाओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में. For the strong electrolytes, भी जो आपकी कंडक्टेंस होती है वो बढ़ती है डाइल्यूशन से. कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद द डाइल्यूशन. डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस बढ़ती है. अब इसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, अब वो तो 100% डिसोसिएट होते हैं तो उसमें अल्फा थोड़ा बढ़ता है, उसका कारण अलग है. ये कारण बहुत सारे पेपर्स में पूछा हुआ है कि वीक की क्यों बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग की क्यों बढ़ती है. The conductance increases with the dilution due to increase in the ionic mobility. Due to increase in the ionic mobility, क्योंकि इसकी ionic mobility बढ़ती है. ionic mobility को म्यू से लिखते हैं. और ये बात हमेशा याद रखोगे कि जो ionic mobility, क्योंकि पहले ही 100% डिसोसिएटेड है. ठीक है, as alpha is equal to 1 for the strong electrolyte. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा की वैल्यू 1 है, तो इसलिए वो तो भाई पहले ही मैक्सिमम है. तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में क्या है कि जब तुम पानी डालोगे तो आयन तेज भागेगा तो उसका आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगा. आयनिक मोबिलिटी क्या होता है, म्यू बढ़ेगा इससे. तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो इसको डिबाय-हक्कल-ऑन्सागर इक्वेशन भी बोलते हैं. डिबाय-हक्कल-ऑन्सागर, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक रिलेशनशिप कैलकुलेट किया था. ये फाइंड आउट किया था बेसिकली उन्होंने कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्यों बढ़ती है कंडक्टेंस. कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तो पहले दिन ही 100% दे देनी चाहिए, बट व्हाई इट इंक्रीजेस विद द डाइल्यूशन. तो डिबाय-हक्कल-ऑन्सागर की इक्वेशन में यहाँ पे हम लैम्डा एम लिखते हैं, यहाँ पे हम रूट ऑफ सी लिखते हैं. बाकी तुम्हें पता ही है इधर को कंसंट्रेशन बढ़ती है तो सी अप्रोचेस टू 0 हो गया. तो अगर ये ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाया गया ना, जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ केसीएल के लिए बनाया, तो ये ग्राफ की नेचर ऐसी आती है. ठीक है, और जब इस ग्राफ को हम एक्स्ट्रा प्लॉट करके इस पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये जो मैंने व्हाइट कलर का डॉट लगाया, ये वैल्यू पे कंसंट्रेशन 0 है. कंसंट्रेशन 0 मतलब मैक्सिमम कंडक्टेंस, लैम्डा एम इन्फिनिटी और लैम्डा एम नॉट. तो ग्राफ से इसकी कैलकुलेशन आराम से हो सकती है. तो डिबाय-हक्कल-ऑन्सागर ने जो इक्वेशन दी थी वो थी लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट ऑफ सी. लैम्डा एम को हमने किस एक्सिस पे प्लॉट किया है, वाई पे. सी को किस एक्सिस पे प्लॉट किया है, एक्स पे. तो ये एम हो गया माइनस और ये सी हो गया. तो इसकी जो स्लोप है इसकी वो माइनस ऑफ बी है, नेगेटिव स्लोप है. तो नेगेटिव है तभी तो ऐसे वाली लाइन नहीं है, पॉजिटिव होती तो ऐसे वाली लाइन आनी चाहिए थी. Yes. आपको मिरर गलत दिखाई दे रही होगी क्योंकि आप कैमरा से देख रहे हो, अदरवाइज आप मेरी बात समझ रहे हो ना. ऐसे वाली लाइन तुम्हारे अकॉर्डिंग, मतलब मैं जैसे भी बनाऊंगी तुम्हें उल्टा दिखाई देगा. इससे अपोजिट बनाओगे तो वो पॉजिटिव स्लोप होगी, ये नेगेटिव स्लोप है. ठीक है, तो ये इक्वेशन इन्होंने दी थी. तो इस अब सबसे बड़ी बात आज क्या आ गई कि फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा एम नॉट और द लैम्डा एम इंफिनिटी कैन बी कैलकुलेटेड. इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा एम नॉट की या लैम्डा एम इंफिनिटी की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट इसलिए कर सकते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो मैक्सिमम कंडक्टेंस दे देता है ग्राफ से. ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों इक्वेशंस थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ग्राफ के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है. एक बार देख लो दोबारा से. देखो, सबसे पहले हमने ये सीखा कि जो कंडक्टेंस है वो सारी नहीं बढ़ती है पानी डालने से, 3 तो बढ़ जाती है, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. पेपर में इनका कोई क्वेश्चन पूछा हुआ तो दैट इंक्रीजेस विद द डाइल्यूशन. और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होती है डाइल्यूशन से. और उसके पीछे फिर हमने रीजन बताया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब है कंडक्टेंस एक यूनिट वॉल्यूम की. अब एक यूनिट वॉल्यूम में जितने आयंस आते हैं वो डाइल्यूशन से कम होते हैं, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कम हो जाती है. फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस में सबको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फुली डिसोसिएट होंगे, अल्फा 1 होगा, नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे, और कंडक्टेंस डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे.
इसलिए इनकी ज्यादा होगी उसकी कम होगी। उसके बाद है टेम्परेचर, टेम्परेचर हीट करने से बढ़ जाती है कंडक्टेंस। डाइल्यूशन का इफेक्ट दोनों के लिए अलग अलग है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ती दोनों की है डाइल्यूशन से, पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा बढ़ता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फुली डिसोसिएटेड है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई, अब जहाँ पे हम जितनी डिस्कशन हम कर चुके हैं वहां तक प्रॉब्लम हमारे पास ये आ गई है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी की कैलकुलेशन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इज अ मेन थिंग। तो यहाँ पे आता है तुम्हारा कोलरश लॉ, और कोलरश लॉ के बाद कंडक्टेंस कंप्लीट है। कोलरश लॉ, अब कोलरश लॉ क्या कहता है, मैं 2-3 तरीके से इसको लिख देती हूँ ताकि समझ आ जाए। पहले लंबा तरीका देख लेते हैं। एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पहली बात तो कोलरश लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट में हेल्प करता है मैक्सिमम कंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, when the dissociation is complete, when the dissociation is complete, each ion makes a definite contribution toward the molar conductance irrespective of the nature of the other ion, irrespective of the nature of the other ion with which it is associated. It is associated. समझे मेरी बात को? मतलब कोलरश लॉ ये कहता है कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती है और डिसोसिएशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है तो हर एक आयन की एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होती है मोलर कंडक्टेंस की तरफ। इनको इसको पता है इन शॉर्ट कैसे याद रखो। मान लो तुम लोगों ने कोई एक एग्जाम दिया है ना, तुमने एग्जाम अकेले बैठ के दिया तो तुमने स्कोर किया 90%। ठीक है, तो अगर तुम ये एग्जाम क्लास में बैठ के भी दोगे तब भी तुम्हारा 90% ही आ रहा है, 95% नहीं आ रहा, तो तुमने चीटिंग नहीं की है ना। तो तुम लॉयल रहे हो, तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे एनवायरनमेंट में कौन है। तो कोलरश लॉ ये कहता है कि हर कोई आयन की मैक्सिमम भागने की स्पीड सेम है। सेम मतलब एक ही है। मतलब अगर H प्लस, मैं एक नंबर दे देती हूँ 139 उसकी मोलर कंडक्टेंस है, तो H प्लस की मोलर कंडक्टेंस 139 ही रहेगी मैक्सिमम, चाहे वो CH3COH में हो चाहे वो HCl में हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक इसलिए नहीं होता कि उसमें H प्लस 9 भागता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक इसलिए है कि उसमें पूरे H प्लस निकल ही नहीं पाते हैं। शायद तुम मेरी बात को कैप्चर कर पा रहे हो, एम आई राइट और नॉट? कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन करी जाती है, मैक्सिमम पानी डाल दिया जाता है जिसमें सबसे जितने आयन फर्निश होने हो जाए, तो उस टाइम पे हर एक आयन अपनी मैक्सिमम कंडक्टेंस देता है और वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। अब प्रॉब्लम क्या है, आप बोलो कि मैम फिर वीक कंडक्ट क्यों करते हैं कम? वीक इसलिए कंडक्ट करते हैं कि वीक में पूरे आयन फर्निश नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग में फुल आयन फर्निश हो जाते हैं, पर एक H प्लस की स्पीड बिल्कुल वही होती है जितनी एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग या वीक दोनों में सेम होती है। तो एक तो ये स्टेटमेंट है इसकी। दूसरी स्टेटमेंट है मोलर कंडक्टेंस, molar conductance for an electrolyte at infinite solution dilution, molar conductance for an electrolyte and infinite dilution is equal to sum of molar conductance of its ions, is equal to the sum of molar conductance of its ions। इसका क्या मतलब हुआ? Let's take another slide। जैसे लैम्डा एम नॉट निकालना है, या मैक्सिमम भी इंफिनिटी भी लिख सकते हो इसको, AXBY का मैं नोट ही लेके चलूंगी, बनाना आसान है।
तो देखो ए एक्स बी वाई कैसे टूटेगा, पहले इसका लिख लेते हैं। रुको, ए एक्स बी वाई कैसे टूटेगा, एक्स मॉलिक्यूल ए देगा, वाई मोल ऑफ बी देगा, ए के सर के ऊपर वाई प्लस होगा, बी के सर के ऊपर एक्स नेगेटिव होगा। मानते हो नहीं मानते हो इस बात को? तो अगर तुम्हें लेमडा एम नॉट कैलकुलेट करना है ए एक्स और बी वाई का, तो ये आ जाएगा एक्स मोल ऑफ, स्मॉल लेमडा यूज होता है सॉल्ट आयन के लिए, ए वाई प्लस प्लस वाई इंटू लेमडा एम नॉट ऑफ बी एक्स नेगेटिव। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया। अब ये क्या है तुम्हारे लिए, इलेक्ट्रोलाइट है ना, सॉल्ट का सॉल्यूशन, और ये है तुम्हारे लिए आयन सारे। ठीक है, ये आयंस की बात हो रही है। तो बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम कंडक्टेंस उसके आयंस की मैक्सिमम कंडक्टेंस के बराबर होती है। ठीक है, अब ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एप्लीकेशन क्या है इस लॉ की? एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ लेमडा एम नॉट और लेमडा एम इंफिनिटी फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो भी तुम्हारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो कैलकुलेशन है लेमडा एम नॉट की और लेमडा एम इंफिनिटी की, वो ये कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ग्राफ। जैसे जो पीछे हमें प्रॉब्लम आई थी, विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्राफिकल मेथड, कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्राफिकल मेथड। उसके पीछे तुम्हें जोड़ तोड़ करना पड़ता है, यू हैव टू ग्राफिकल मेथड। देखो कैसे, जैसे मान लो तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें लेमडा एम नॉट कैलकुलेट करना है CH3COH का, तुम कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? इसकी मैक्सिमम कंडक्टेंस की वैल्यू, क्योंकि लेमडा एम नॉट मैक्सिमम कंडक्टेंस तभी कैलकुलेट करोगे ना जब ये मैक्सिमम टूटेगा। ये तो Yes, मैक्सिमम टूटता ही नहीं है। ये तो कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, weak वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो तुम भी स्मार्ट प्ले करो। तुम पता क्या करो, तुम्हें कॉलेज लॉ ने ये सिखा दिया कि H प्लस की मैक्सिमम कंडक्टेंस की पहले बात तो इसके आयंस के बराबर होगी ना, इसकी कंडक्टेंस की वैल्यू, सेकंड डेफिनेशन से। उसके बाद वो कहता है पहली डेफिनेशन से कि हर कंडक्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू सेम है, चाहे वो इसमें लगा है चाहे किसी और में लगा है। तो वीक के आयन ना तुम स्ट्रॉन्ग से ऑब्टेन कर लो, तुम्हें ऐसे सॉल्ट का कॉम्बिनेशन बना लो जिससे तुम्हें ये मिल जाए। तो लेमडा एम नॉट ऑफ CH3CO ले लो, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये तो पूरा टूट जाएगा तो तुम्हें इन दोनों की वैल्यू पता लग जाएगी। लेमडा एम नॉट ऑफ HCl माइनस लेमडा एम नॉट ऑफ NaCl। ठीक है, तो दैट वुड बी द आंसर। लेमडा एम नॉट ऑफ NaCl। इज दैट क्लियर बेटा? yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो, अब इससे क्या होगा कि जब ये तो सारे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ले लिए तुमने, अब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तो पूरे टूट जाएंगे। तो यहाँ पे लेमडा एम नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव आ जाएगा और लेमडा एम नॉट ऑफ Na प्लस आ जाएगा। ये तो पूरा टूट जाएगा है ना, इसकी तो वैल्यू मिल ही जाएगी। प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ H प्लस के बराबर आ जाएगा, प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ Cl नेगेटिव के बराबर, माइनस लेमडा एम नॉट ऑफ Na प्लस माइनस लेमडा एम नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। तो Na प्लस Cl नेगेटिव ये कट जाएंगे। तुम्हारे पास क्या बचा, तुम्हारे पास बचा एसीटेट आयन का और तुम्हारे पास बचा H प्लस का। तो यही तो है आपका ये। अब ये वाली वैल्यू तुमने कहाँ से पिक करी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, और ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। पर क्वेश्चन तो तुम्हारा सॉल्व हो गया ना। तो स्ट्रॉन्ग Yes, इलेक्ट्रोलाइट तो फुली डिसोसिएट हो ही जाते हैं, और लॉ ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम कंडक्टेंस की वैल्यू सेम है, वो साथ वाले आयन पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि एसिटिक एसिड की अगर टोटल वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो उसका रीजन ये नहीं है कि H प्लस धीरे भागने लग गया। अब H प्लस अभी भी उतनी स्पीड से भागता है, मैक्सिमम कंडक्टेंस उतनी देता है, पर H प्लस पूरा डिसोसिएट नहीं हो पाता। ठीक है, मतलब उस दूसरे वाला इसको डिसोसिएट नहीं होने देता पूरा। दिस इज अ रीजन। तो ये पहली एप्लीकेशन है कि आप जोड़ तोड़ के स्ट्रॉन्ग को वीक की कैलकुलेशन कर सकते हो। हाँ, एक बात और, जरूरी नहीं है कि ये वीक के लिए ही करना है, स्ट्रॉन्ग के लिए भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो एप्लीकेबल दोनों के लिए है, पर स्ट्रॉन्ग का तो हम ग्राफिकल से भी कर सकते हैं ना। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि वीक का इससे करो, स्ट्रॉन्ग का तो ग्राफिकल से भी आ जाएगा। सेकेंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, अल्फा क्या होता है भाई,
DOD, डिग्री ऑफ DOD, डिसोसिएशन, बताया तो है अभी इतना। तो अल्फा yes, किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ, ये फिर दोबारा नहीं लिखना, I, बहुत बार लिख चुकी हूँ तो। अल्फा तुम्हारे पास होता है भाई लैम्डा एम, ये मैंने कल भी कंडक्टेंस वाली क्लास में लास्ट में फॉर्मूला भी लिखाया था, लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाय द लैम्डा एम नॉट। ठीक है, तो ये होती है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन। दिस इज द मोलर कंडक्टेंस at any concentration, and this is maximum molar conductance। ठीक है, या मोलर कंडक्टेंस इन इनफाइनाइट रिलेशन। अब ये कहाँ से कैलकुलेट होती है? कोलरश लॉ से, है ना। ये तो कोलरश लॉ से कैलकुलेट करनी होगी। ये किसके लिए कैलकुलेट हो रहा है? वीक के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए तो भैया काम नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए थोड़ा कैलकुलेट करना। तो अल्फा की कैलकुलेशन यहाँ से जाएगी। ये मैं पहले भी फॉर्मूला लिखा चुकी हूँ आपको कंडक्टेंस में भी, पर ये नहीं बताया था ना तब वहां पे कि लैम्डा एम नॉट कोलरश लॉ से जाता है, क्योंकि लॉ आज पढ़ा है। तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ के ए, ये भी तुम कर चुके हो। कैलकुलेशन ऑफ के ए क्या बताया था तुम्हें, क्या होता है? dissociation constant, हाँ, तो दिसो सारे क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हो? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड, क्या फार्मूला होता है बेटा के ए का? आज तो याद करके आए हैं सब बच्चे। तो के ए का फॉर्मूला होता है C के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 minus, माइनस अल्फा। तो इसमें अल्फा कहाँ से आएगा? फ्रॉम द कोलरश लॉ। अल्फा डायरेक्टली नहीं कोलरश लॉ से आएगा, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है कि अल्फा ऊपर से आएगा और ऊपर में लैम्डा एम नॉट कोलरश लॉ से आएगा। समझ गए ना इस बात को? तो ये कोलरश लॉ से आएगा तो ये भी अपने आप ही उससे आएगा। तो ये तीन एप्लीकेशन है इसकी। तो इसके साथ आपका कंडक्टेंस का टॉपिक कंप्लीट है। कंडक्टेंस का टॉपिक अगर पढ़ो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ इसमें बहुत मुश्किल नहीं है, बस स्ट्रॉन्ग वीक वाला थोड़ा सा देखने वाला है, बाकी इसके फॉर्मूला है। तो मैं अभी इसके ना आपको एक दो वो करने देती हूँ, पजल सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, तो इसके आपको आ जाएगा। जैसे तुम्हें मान लो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट lambda m naught of Al2SO4 thrice from the following। डाटा मैथ्स लगाओ बस। चलो, ये तीन डाटा दे दिए, इनको करो एडजस्ट, जोड़ो तोड़ो जो भी करना, और ये कैलकुलेट करो। गिविंग यू 30 सेकेंड टू 1 मिनट। चलो।
Nobody has given me the answer. What happened? मुश्किल है क्या? What happened? नहीं पता? अच्छा, पहले ना इस क्वेश्चन को करने का एक सॉल्यूशन ये है कि जो तुम्हें चाहिए, जो जो आए वो पहले ले लिया करो, जो जो सॉल्यूशन में गिवन है, मतलब जो डाटा गिवन है। तुम्हें एल्युमिनियम चाहिए ना, तो तुम एल्युमिनियम ले लो। कितने चाहिए? 2, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। जो एक्स्ट्रा आएगा बाद में देखेंगे। प्लस तुम्हें सल्फेट चाहिए तो सल्फेट ले लो। कितने चाहिए? 3, तो 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या आ गया? 2 एल्यूमिनियम तो हो गए, पर 6 Cl एक्स्ट्रा आ गए। 3 सल्फेट तो हो गए, पर 6 H एक्स्ट्रा आ गए। तो 6 लैम्डा m नॉट ऑफ HCl कर दो। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये 2x1 आ जाएगा, ये 3x2 आ जाएगा, ये -6x3 आ जाएगा। मान लो कभी ये 2 या 3 भी बन जाता है, तो भी आप 2 से डिवाइड करके टोटल आंसर निकाल देते हो। चलिए, अब इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊं, ये इतने से समझ में आ गया कि कट कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, कटिंग कैसे होगा। अरे ये देखो ना, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो इसकी? ये देखो, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे, ऐसे, ऐसे। मतलब आपको बस मल्टीप्लाई करके रख देना है इसको। चलो, अब देखो बेटा, ये Cl हट जाएगा, H हट जाएगा, तो वही तो बन गया, 2 Al और 3 सल्फेट। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? Yes, ma'am. चलिए, अब हमारा स्टार्ट होता है सेल, मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वैसे डेफिनेशन मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताई होगी, द डिवाइस which converts chemical energy to the electrical energy। जो केमिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? Electrical. इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए, अब इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग चेक कर लेते हैं क्या होती है। सबसे पहले तो ये होते हैं 2 हाफ सेल। ये होता है लेफ्ट हैंड वाला ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये होता है आपका Reduction half cell. रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन ये आपका अनलाइक इलेक्ट्रोलिसिस है जो तुम पहले पढ़ते थे, इसमें अलग अलग बीकर में होता है। यहाँ पे तुम्हारे पास ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इसको भाई कनेक्ट करो वैसे ही जैसे बैटरी के टर्मिनल होते हैं, और इसमें 1 वे की लगा होता है, और ऐसे की को टैप कर दोगे तो सर्किट बंद हो जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। ओपन रखोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा दिस पोर्शन। अब इसमें क्या होता है, एक हमारे पास लगा होता है इसमें यू शेप्ड ट्यूब, और इसमें KCl का जेली टाइप सॉल्यूशन डाला होता है, जेल। और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं अगर अगर सॉल्यूशन।
ये छोटे वाली जो लाइन है, स्मॉल लाइन, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो बेटा इस वाले इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड। ओ सॉरी, हाँ एक बात और बतानी है आपको, कैथोड और एनोड डिफरेंट होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। वैसे इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता, इसमें तो स्पेसिफिक है, मतलब ऐसा नहीं तुम जनरली किसी को पूछो कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, जिस टर्मिनल से जिसको जोड़ दिया वो चार्ज आ जाता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड होता है नेगेटिव और कैथोड होता है पॉजिटिव। यही तुम इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस में उल्टा होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड होता है पॉजिटिव और इस हिसाब से कैथोड होता है नेगेटिव और वो होता है पॉजिटिव एनोड, ठीक है। अब ये वाली जो इलेक्ट्रोड है जिंक की है, ये मैं सिंपल वोल्टाइक गैल्वेनिक सेल जिसको बोलते हैं, सबसे सिंपल सेल दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। और इसमें क्या आ जाएगा बेटा, जिंक की इलेक्ट्रोड है और इसको किसके सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, किसी भी Zinc मेटल आयन को सेम के सॉल्यूशन में डिप किया होता है। तो दिस इज sulfate. rod dipped into the zinc sulfate solution। यहाँ पे कॉपर रॉड डिप्ड इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन की, ये चीजें होती है। अब इसमें हुआ क्या, बेसिकली इसको थोड़ा सा ऐसा इलेक्ट्रोड बना देते हैं। मैंने ऐसा क्यों बनाया अभी आपको पता लग जाएगा। देखो क्या होगा, एट द एनोड, चाहे चार्ज डिफरेंस हो चाहे कुछ भी हो, एक चीज बहुत कॉमन है और सेम है कि जब भी जो एनोड होगा उस पे चार्ज कोई भी हो, उस पे हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन। याद रखना, जो इसमें जो मैं लॉजिक बताऊंगी चैप्टर में, अगर उससे क्वेश्चन नहीं करोगे तो गलत लगेगा आंसर। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, चार्जेस कुछ भी हो, पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव फिक्स होगा और कैथोड पॉजिटिव फिक्स होगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस की बात नहीं हो रही। तो एट एनोड ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिंक की रोड है, जिंक सल्फेट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, जिंक 2+ बन जाएगा एक्वस फॉर्म में और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये कौन चीज कहाँ गई इसको देख लो एक बार। ये जो जिंक ने 2+ आयन दिए ना इलेक्ट्रोड से, तो ये जिंक 2+ आयन आ गए सोल्यूशन में। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिव को नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी रिपेल करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले गए, टैपिंग की बंद कर दो इधर को, ठीक है। नेगेटिव को नेगेटिव ने रिपेल किया। तो अब जो सोल्यूशन था पहले तो वो जिंक सल्फेट का था, जिंक सल्फेट सोल्यूशन का मतलब है इक्वल नंबर ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस हैं। अब इसमें जिंक 2+ के आयंस ज्यादा हो गए इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। मतलब सल्फेट के कंपैरिजन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। चलो अब क्या हुआ एट कैथोड, कैथोड पे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो कैथोड पे अपने पास कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ और सल्फेट 2 नेगेटिव, ये बराबर बराबर थे। तो अब जो इसकी इलेक्ट्रोड के आसपास होंगे उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखे, वो ऊपर चले के यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो क्या होगा कि कॉपर 2+ जो एक्वस फॉर्म में है, जहां पे मैंने एक्वस लिखा है मतलब वो चीज सोल्यूशन में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन वायर से आए और किस में कन्वर्ट हो गए, कॉपर सॉलिड में, और कॉपर सल्फेट से ही कॉपर 2+ आया। तो इसको बोलते हैं OHC, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और हाफ सेल की इक्वेशंस लिखनी इंपॉर्टेंट है। और इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड दिस इज रिडक्शन हाफ सेल। आप इसकी कंप्लीट सेल इक्वेशन लिखो। सेल इक्वेशन में इक्वेशन क्या होती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और राइट में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, जिंक इन द सॉलिड स्टेट प्लस कॉपर 2+ इन द एक्वस फॉर्म। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक 2+ इन द एक्वस फॉर्म प्लस साथ में क्या हो जाएगा, कॉपर इन द सॉलिड स्टेट। तो जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक 2+ में, कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर 2+ कॉपर में। तो यहाँ से भी तुम एस्टिमेशन लगा सकते थे कि इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज जिसमें हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है, डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज जिसमें हो रहा है वो रिडक्शन। रिडक्शन। ये तुम्हारी सेल इक्वेशन। और ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी कोई सेल इक्वेशन तुम लिखते हो उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन हमेशा सिर्फ किस में होते हैं, हाफ सेल इक्वेशन में।
ठीक है, हाफ सेल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंप्लीट सेल इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब ऑब्जर्वेशंस क्या हैं इस सेल की, देखने में क्या आया, जो कि इक्वेशन में तो कुछ नहीं दिखा। ऑब्जर्वेशन ये है कि जो आपका एनोड है दैट स्टार्ट लूजिंग द वेट, ठीक है, एनोड यानी कि जिंक रोड की बात हो रही है, स्टार्ट लूजिंग द वेट, या बोल सकते हो स्टार्ट्स डिटेरियोरेटिंग, ठीक है, मतलब उसका खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, लॉस इन वेट होना शुरू हो जाता है। और जो आपका कैथोड है, यानी कि कैथोड पे कौन सी रोड है, कॉपर रोड है, दैट स्टार्ट्स गेनिंग वेट और कॉपर स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग ऑन इट। ठीक है, तो ये हो गया कैथोड और एनोड का, पहली ऑब्जर्वेशन तो ये आई। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये आई कि इन द ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या हो गया, ठीक है, पहले तो न्यूट्रल था, एक्सेस ऑफ जिंक 2+ कम, जिंक 2+ वुड बी देयर, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में जिंक 2+ होगा, और इन द रिडक्शन हाफ सेल excess of copper 2+ would be there, copper 2+ would be there, ठीक है। So it is thought cell would stop working after some time, क्यों, would continuously supply नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, cell would stop working after some time, उसका कारण क्या है, आप देखो ना कि अगर इधर वाले पोर्शन में एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आ जाएगा तो पॉजिटिव क्या इलेक्ट्रॉन को उधर जाने देगा, पॉजिटिव को तो खुद ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाउ कैन इट लेट द इलेक्ट्रॉन्स टू गो ओवर टू द अदर साइड। अगर यहाँ पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आ जाएगा तो हाउ कैन इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ नेगेटिव हो जाएगा तो हाउ कैन इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे चार्ज न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी, ऐसा लगता है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे पास आती हैं। अब फिर इसमें क्या, ऐसा तो नहीं होता, सेल तो काफी देर तक इलेक्ट्रिसिटी, Previous slide. Ma'am, done. ओके। तो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, To maintain neutrality of both cells. हाँ, तो पहली बात तो है कंप्लीट द सर्किट, कंप्लीट द सर्किट। अब सर्किट कैसे भाई पूरा करता है, जो आपका सॉल्ट ब्रिज है कनेक्ट्स द टू सॉल्यूशंस, कनेक्ट्स द टू सॉल्यूशंस। देखो वायर्स कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रोड वायर से, सॉल्यूशन को तो नहीं ना कनेक्ट किया हुआ, सॉल्यूशन इससे कनेक्ट होता है, connect the two solutions and hence complete the circuit. Second, salt bridge maintain the electrical neutrality. That maintain the electrical neutrality. इसका क्या मतलब हुआ, सॉल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब ये है जब एक्सेस ऑफ
पॉजिटिव आयन डेवलप हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो KCl से नेगेटिव आयन चला जाता है वहां पे, ठीक है। व्हेन excess charges gets accumulated in both the half cells, then salt which, इसके आगे पोरस प्लग लगा होता है या कॉर्क लगा होता है, कॉटन लगा होता है, तो आयंस फ्लो हो जाते हैं। then salt bridge releases the oppositely charged ions to maintain electrical neutrality. To maintain क्या? हाँ, रुक जा 10 मिनट। please be on mute. To maintain the electrical neutrality and to keep the cell working. And to keep the cell working. सेल को वर्किंग रखने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये काम आता है, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस है सॉल्ट ब्रिज के, यानी कि जब यहाँ पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव सप्लाई कर देगा, यहाँ से Cl नेगेटिव जाना स्टार्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे एक्सेस ऑफ अच्छा पॉजिटिव होगा ना तो नेगेटिव चला गया, एक्सेस ऑफ नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव जाना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। बाकी सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है, आपको पता लग गया। उसके बाद है कि वाई KCl इज यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज। Why KCl is used in the salt bridge? Salt bridge में KCl को ही क्यों यूज किया जाता है? सॉल्ट ब्रिज में KCl को इसलिए यूज किया जाता है कि आप ऐसा देख के चलो ना कि KCl एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी आयनिक मोबिलिटी सेम है। K प्लस और Cl नेगेटिव में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 हुए, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम होने के कारण उसकी मोबिलिटी सेम है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अगर K प्लस भाग के चला गया कैटायन और उतनी देर में एनाइन नहीं पहुंचा, तो अगर उतनी देर में एनाइन नहीं पहुंचा फिर तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फिर भी मेंटेन नहीं होगी। तो सॉल्ट ब्रिज में ऐसा आयन का सोल्यूशन चाहिए जिसमें आयनिक मोबिलिटी दोनों आयन्स की सेम है। तो आप बोल सकते हो कि फॉर द KCl ionic mobility is same for both the ions K plus and Cl negative। mu K plus, mu का सिंबल आयनिक मोबिलिटी होता है। is equal to mu of Cl negative। 10 मिनट। दोनों के आयनिक मोबिलिटी सेम है। उसके बाद है सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इतने बड़े बीकर तो हर जगह पे नहीं बनाएंगे ना हम, या एग्जामिनर बीकर डाल डाल के थोड़ा दिखाएगा कि यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन को करने के लिए ना मैं तुम्हें एक ट्रिक दे देती हूँ कि तुम एलोन वर्ड याद रखो। एलोन, एलोन रखोगे ऑपोजिट अपने आप बन जाएगा। एलोन में A से आ गया तुम्हारा एनोड, L से आ गया लेफ्ट, O से आ गया ऑक्सीडेशन, N से आ गया नेगेटिव, E से आ गया इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सीधी सी बात है कि एनोड लेफ्ट साइड बनाना है जिसपे ऑक्सीडेशन होती है और ये एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। जब सेल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो सबसे पहले जिंक जो सॉलिड होता है, यानी कि जो आपके पास फिजिकल स्टेट है किसी की, उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो जिंक के साथ फिजिकल स्टेट सॉलिड है। अब जिंक की इलेक्ट्रोड को जिंक के आयन के सोल्यूशन में डिप किया हुआ है, तो काउंटर पार्ट नहीं लिखना है। पूरी इक्वेशन में सल्फेट का कोई रोल नहीं है क्योंकि सल्फेट दोनों साइड पे कॉमन है, इसलिए उसका काउंटर पार्ट नहीं लिखेंगे। तो जिंक 2+ एक्वस फॉर्म में साथ में चाहो तो इसकी कंसंट्रेशन लिख सकते हो। मैंने इसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर लिखी है, ये फिक्स नहीं है, जो दी होगी क्वेश्चन में आप वो लिख लेना, एनी, बस मुझे तो एग्जांपल लेना था तो मैंने लिख दिया। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, एक इलेक्ट्रोड, जो देखो ये जो लाइन है ना ये फेस चेंज के लिए आती है। सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, फेस चेंज है तो इलेक्ट्रिकल आएगा।
इलेक्ट्रोड आएगा, एक लाइन आएगी, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड आयन होने चाहिए, तो यानी कि ये आयंस का ही फ्लो करवाता है ना इधर उधर। तो जिंक 2+, दूसरी साइड में कॉपर 2+ था एक्वस फॉर्म पे, फिजिकल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक, इसकी कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है। किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर, किस फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में। बाकी सारी चीजें तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे एनोड होता है और यहाँ पे क्या होता है भाई, कैथोड। कैथोड होता है। ये किस साइड पे बना हुआ है, लेफ्ट साइड पे बना हुआ है, तो अगर ये लेफ्ट है तो ये क्या होगा, राइट होगा। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है तो बहुत सीधी सी बात है वहां पे रिडक्शन रिडक्शन। होगी। अगर ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है तो वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। और इसमें आप एक और ट्रिक भी कर सकते हो, या तो एलोन याद रख लो, या तुम अल्फाबेटिकली चल लो। अल्फाबेटिकली जो पहले आता है वो पहले लिख दो, जो बाद आता है बाद में लिख दो। देखो ए पहले आता है, सी बाद में आता है, एल पहले आता है, आर बाद में आता है, ओ पहले आता है, आर बाद में आता है, ठीक है। और एन पहले आता है, पी बाद में आता है। तो इसको आप अल्फाबेटिकली याद कर लो या एलोन से ऑपोजिट करके याद कर लो, दिस इज दैट। ये आपको लग रहा है मतलब इट इज वेरी सिंपल गो, पर कोई छोटे छोटे इसमें ट्विस्ट होते हैं जिससे आपको इसको करना होता है। तो लेट्स हैव अ वन ऑफ द टू क्वेश्चंस फॉर दिस, सो दैट विल गेट टू नो कि तुम लोगों को कितना आया है। चलो एक बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे, कि अगर तुम्हें क्या करना है, सजेस्ट अ वे to determine lambda m naught for water। चलो लगाओ दिमाग, कुछ नहीं दिया उसने, खुद से करना है क्वेश्चन, डू इट। यस, नोबडी इन द क्लास। अरे स्ट्रॉन्ग को यूज करके वीक का कैलकुलेट कर लो। 1 into 1 कैसे कर रहे हो, मैंने कोई 1 2 दिया ही नहीं यहाँ पे, ऐसे ही। वाटर को बनाना है भाई, वाटर को किससे बनाओगे, वाटर में होता है H+ और OH नेगेटिव, ये ऐसे सोचो। उज्जवल करेक्ट। अब अगर तुमने लैम्डा एम नॉट वाटर का कैलकुलेट करना है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो H से कोई स्ट्रॉन्ग सोचो ना। H से स्ट्रॉन्ग सबसे पहले दिमाग में आएगा HCl। फिर OH से कोई स्ट्रॉन्ग सोचो, OH से स्ट्रॉन्ग आएगा NaOH। अब एक्स्ट्रा क्या आ गया, Cl और Na, तो हटा दो इसको, लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl, दिस इज ऑल डन। समझ आई मेरी बात या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. स्ट्रॉन्ग को यूज करना होता है और वीक का कैलकुलेट करना होता है।
और वीक इलेक्ट्रोलाइट वैसे तो किसी के लिए भी प्लस माइनस कर लो, बट वीक के लिए ज्यादा एप्लीकेशन है क्योंकि वो हम ग्राफ से नहीं कर सकते. So okay, this is all about for today. And one thing I just want to say, अभी हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल तक किया है, तो व्हेन आई विल टेक योर नेक्स्ट क्लास ना, तो हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल कर